हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज पैकेटिंग की, जो कि तीसरी स्टेज है अपने पास प्रोफेज फर्स्ट की। जाइगोटिन तक की बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे कि जाइगोटिन में सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है। जैसे ही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है वैसे ही कोशिका पैकेटिंग स्टेज में पहुंच जाती है। तो यहां पर सिनेप्सिस का काम लगभग हो चुका है पूरा। अब इसके बाद क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है, और चूंकि पैकेटिंग स्टेज में ही क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है, इसके विषय पे अपन को बात करनी है। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन भी बन सकता है कि भी क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में बनता है, तो आप बता सकते हैं पैकेटिंग स्टेज में बनता है। तो क्रॉसिंग ओवर कहते किसे हैं, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, तो इसके विषय में बात करेंगे। तो ध्यान दो, यहां पे हमने इसको बताया है, मान लेते हैं ये मदर क्रोमोसोम है या फादर क्रोमोसोम है, और ये वाला है मदर क्रोमोसोम। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, हमने बताया था कि भाई यहां पर मैंने दो क्रोमेटिड बनाए जो ब्लू कलर के अपन को नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से यहां पे भी हमने दो क्रोमेटिड बनाए जो रेड कलर के नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों क्रोमेटिड हो गए, एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड। तो ये दोनों क्रोमेटिड रेड कलर वाले ये तो रहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। कौन से क्रोमेटिड रहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। इसी तरह से ये ब्लू वाले भी कैसे रहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड ही रहेंगे। लेकिन यदि इसमें से एक तो अपन ले लें रेड का और एक ले ले ब्लू का, तो ये आपस में क्या रहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इसका मतलब अब आपको ये समझ आ गया होगा कि सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं। हम कह सकते हैं एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, तथा एक बाइवेलेंट या पेयर्ड क्रोमोसोम जो ग्रुप होता है जिसके अंदर सिनेप्सिस हो चुकी होती है, उसमें पाए जाने वाले दो होमोलोगस क्रोमोसोम के क्रोमेटिड आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। ये बात यहां से पता चलती है अपन को। तो इस तरह से सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपको समझ आ गए होंगे बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो होता है वो क्या चीज होती है। तो उसके बारे में जब बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के बारे में, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल असल में एक एंजाइमों का समूह होता है, और वो एंजाइमों का समूह कहलाता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स। कौन से एंजाइम हो गए? रिकॉम्बिनेज एंजाइम हो गए। अच्छा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स का जो ग्रुप होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, दूसरा एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, तीसरा यू प्रोटीन, और चौथा आर प्रोटीन। असल में ये दोनों भी एंजाइम ही है, यू प्रोटीन एंजाइम और आर प्रोटीन एंजाइम। यू को तो हम बोलते हैं अनवाइंडेज एंजाइम, और आर को बोलते हैं रिवाइंडेज एंजाइम। तो इस तरह से ये चार एंजाइम इस रिकॉम्बिनेज एंजाइम में के ग्रुप में पाए जाते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो होता है वो पूरी तरह एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर से बना होता है जिसमें ग्रुप ऑफ एंजाइम पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कहते किसे हैं। तो हम ये कह सकते हैं, हमने बात कर ली है कि सिस्टर क्रोमेटिड तो क्या होते हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर इस वाले क्रोमोसोम से डीएनए का खंड निकलकर इस वाले क्रोमोसोम में चला जाए, और
इस वाले क्रोमोसोम से निकलकर डीएनए का सेगमेंट इसमें चला जाए। तो इसका मतलब ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम में डीएनए के टुकड़ों का स्थानांतरण होना ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। तो इसका मतलब यह है कि दो समजात गुणसूत्रों में या होमोलोगस क्रोमोसोम में डीएनए के सेगमेंट का लेना देना या डीएनए के टुकड़े का जो लेना देना होता है वही क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर को संपन्न करने में दोनों की अहम भूमिका होती है। एक तो अपने पास सिनेप्सिस की और दूसरा अपने पास रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की। तो सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो तो इन क्रोमोसोम्स को स्थिर बना के रखता है तथा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो होता है वो इन होमोलोगस क्रोमोसोम के डीएनए के टुकड़ों को अदला बदली करने का कार्य करता है। तो ये व्यवस्था कैसे संपन्न होती है, तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है आपके लिए, ध्यान दीजिए। यहां पे ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दोनों तो जो रेड कलर वाले हैं ये तो हो गए सिस्टर क्रोमेटिड और इसी तरह से ये ब्लू वाले दोनों के दोनों हो गए सिस्टर क्रोमेटिड्स। लेकिन यहां पर एक लाल व एक नीला, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो इनमें अदला बदली होगी, कहने का मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। तो इसमें सबसे पहले काम कौन करता है, देखिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम में एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम करता है। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जब काम करता है तो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में निकिंग करने का काम करता है। एंडोन्यूक्लियेज का मतलब क्या होता है, डीएनए के खंड को बीच में से काटने वाला एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, कहीं से भी बीच में से काट देता है। लेकिन यहां पर गुणसूत्र जो होते हैं उनमें जहां पे भी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से संबंधित साइट होते हैं वहां वहां वह काट देता है। तो इसका मतलब यह कि एंडोन्यूक्लियस तो सारे गुणसूत्र को काट देगा, लेकिन वहां पर हीलिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी उसको वापस जोड़ने वाले प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो वो तुरंत के तुरंत उसको वापस जोड़ देते हैं। लेकिन 1000 खंडों में से एक चांस ऐसा होता है, मतलब 1000 जैसे निकिंग की जाएंगी उनमें से एक चांस ऐसा होता है जहां पर एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब यह है कि एंडोन्यूक्लियेज जब अपना काम कर लेता है तो उसके बाद कौन काम करता है, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम काम करता है। ये एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, जैसे ही कोई डीएनए का टुकड़ा कटते ही यहां पे किनारे बन जाते हैं और एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम हमेशा ट्रिमिंग करने का कार्य करता है, यानी किनारे पर से न्यूक्लियोटाइड को हटाता है। तो ये किनारे पर से न्यूक्लियोटाइड को हटाना शुरू कर देता है और दोनों खंडों के बीच में गैप बन जाता है। तो इस तरह से 1000 में से किसी एक स्थान पे ये गैप बन जाता है और गैप बनने के कारण ये डीएनए का खंड सेपरेट हो जाता है। तो इसका मतलब इस तरह से इनमें निकिंग हो जाती है, जिसमें क्रमशः पहले एंडोन्यूक्लियेज अपना काम करता है, उसके बाद एक्सोन्यूक्लियेज अपना काम करता है। ये निकिंग हो जाती है और निकिंग होने के बाद दोनों जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उनके खंड अलग हो जाते हैं। उसके बाद यू प्रोटीन अपना काम करती है, जिसे कहते हैं अनवाइंडेज एंजाइम। अनवाइंडेज एंजाइम क्या करता है, जो यहां पर पाए जाने वाला जो डीएनए खंड कटा है उसको अनवाइंड कर देता है, हटा देता है मूल स्थान से, और अनवाइंड होने के बाद ये क्रमशः इंटरचेंज होने लगते हैं और इंटरचेंज होने के बाद एक दूसरे क्रोमोसोम के साथ ये खंड जुड़ जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसे ही मूलतः हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे ही ये जुड़ जाते हैं दूसरी तरफ, एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज के बाद जो
आर प्रोटीन होती है या रिबाइंडिंग प्रोटीन होती है, ये वापस से इन खंडों को आपस में जोड़ देती है। जैसे ये जुड़ जाते हैं तो पूरे क्रोमोसोम वैसे के वैसे बने रहते हैं, लेकिन इनमें खंडों की क्या हो जाती है, अदला बदली हो जाती है। आर प्रोटीन के द्वारा इन खंडों को वापस जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इसे री एनिलिंग कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान देना है। री एनिलिंग किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं आर प्रोटीन या रीबाइंडेज एंजाइम के द्वारा जो सेगमेंट बदले हैं उनको दूसरे क्रोमोसोम के साथ जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? री एनिलिंग कहलाती है। तो ये सारी घटनाएं जो है पैकेटीन में घटित होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेज की बात करेंगे डिप्लोटीन की। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।